टीचर और स्टूडेंट की कहानी तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज की जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, जहाँ 17 साल की उम्र के हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ 35 साल के कॉलेज प्रोफेसर के बीच कैसे प्यार हुआ। इसके अलावा ये कहानी कुछ ऐसी बातों को भी सामने लाती है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है, वरना परिणाम अक्सर भयंकर होते हैं। तो आज मूवी स्ट्राइप पिटारी से लाई है 2009 की जापानीज रोमांटिक मूवी माई रेनी डेज, डायरेक्टर यूरी कांचुकी, IMDb 6.8। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। तो सुनते हैं। कहानी एक अस्पताल को दिखाते हुए शुरू हुई, जहां वेटिंग एरिया में कई मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी गुमसुम से कोने में बैठी 14 साल की रियो, जो अपनी माँ के साथ आई है। इसी दौरान हम एक और मरीज को देखते हैं जिसका नाम काओकी है। डॉक्टर उसे बता रहे हैं कि उसे एक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी जानलेवा होता जाएगा, जिससे कभी भी लकवा मार सकता है या फिर अचानक याददाश्त जा सकती है, और क्या पता इससे उसकी अचानक मौत भी हो सकती है। ऐसे में किसी भी हालत में इसका ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। काओकी ने पूछा, क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? लेकिन सच बात तो ये है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ऑपरेशन बीमारी को बस कुछ समय के लिए ही रोक सकता है। ये सुनकर काओकी सोच में पड़ गया और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर रिसेप्शनिस्ट ओजावा नाम जोर जोर से पुकार रही है। पहले तो उसे लगा कि उसे बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसका पूरा नाम भी काओकी ओजावा है। परंतु तभी सामने रियो की माँ उसे लेकर जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी। वो अपनी बेटी को जबरदस्ती और जल्दी जल्दी डॉक्टर के केबिन चलने को कह रही है, मगर रियो के आनाकानी करने पर दोनों में बहस होने लगी। इसके पीछे की वजह क्या थी, सामने खड़ा काओकी अनजान था। बस एक पल के लिए दोनों की निगाह मिलती है और कहानी 3 साल गुजर गई। रियो अब 17 साल की हो चुकी है, जो किसी होटल के कमरे में बिन कपड़े हालत में बिस्तर पर पड़े पैसों को बटोर रही है। वो दरअसल जिस्म बेचने का काम करती है और उसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं। शाम को एक होटल में बैठी रियो को काओकी दिखाई दिया, जहाँ कोई लड़की उससे झगड़ा कर रही है। फिर उसके मुंह पर वो पानी फेंक कर गुस्से में चली गई। सामने टेबल पर पड़ा है डेथ रजिस्ट्रेशन पेपर। अब रियो ये देख हल्का सा मुस्कुराई, पता नहीं क्यों। इतने में वहाँ उसका क्लाइंट आ गया। रियो उसके साथ जाने लगी, मगर जाते जाते उसकी नजर काओकी से नहीं हटती। अब यहाँ स्कूल में टोमोको नाम की एक लड़की को कुछ बदमाश लड़कियां बुली कर रहे हैं, जिसकी हेड है नाओको। वो टोमोको से पैसे मांग रही है, लेकिन उसके पास अब कोई पैसे नहीं है। पैसे न देने पर नाओको धमकाती है, अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसके सारे कपड़े खोलकर और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगी। टोमोको खूब रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। यहाँ तक अपने दोस्तों से मदद मांगने पर वो भी चुपचाप बस खड़े हैं। आखिर में रियो ने वहाँ आकर सबको रोका और टोमोको को बचा लिया। इसके बाद रियो अपनी बाकी 2 सहेली माकी, मिहो और टोमोको के साथ स्कूल के छत पर बैठी है। डरो मत टोमोको, आज के बाद से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। टोमोको रोते हुए बस रियो को शुक्रिया कहती, उसे इस नर्क से बाहर निकाल लाने और उसे बचाने के लिए। इसके बाद से टोमोको भी अब रियो के साथ घूमने फिरने लगती है। वो टोमोको को अपने बाकी के दोस्तों के साथ घर की किटी पार्टी से लेकर नाइट क्लबिंग तक करवाती है। टोमोको बहुत खुश है, ये सब वो पहली बार कर रही है और ऐसे दोस्त मिलने पर तो वो और भी खुश है। उनकी कंपनी उसे काफी पसंद आती है, लेकिन ऐसे पार्टियों में रोज जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो टोमोको के पास नहीं है। जिस पर रियो ने कहा, जो काम मैं करती हूँ वो तुम भी कर सकती हो और ढेरों पैसे कमा सकती हो, अपने सारे शौक पूरे कर सकती हो। बस तुम्हें बड़े उम्र के लोगों के साथ समय गुजारना है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना है, और फिर पैसों की बारिश। रियो ये काम करती है जानकर टोमोको हिचकिचाने लगी। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, पर यह फैसला तुम्हारा है। तुम मेरी दोस्त हो, पर मैं अपनी दोस्ती तुम पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहती, रियो बोली। पहले ना राजी होने पर भी आखिर में वो राजी हो गई, क्योंकि वो रियो को अपना अच्छा दोस्त मानती है। ये थी रियो की चाल, टोमोको को अपनी जाल में फंसाकर उसके जरिए नए नए क्लाइंट बनाते, फिर अपने बॉयफ्रेंड यूजी, कहा जाए तो उसका परमानेंट कस्टमर, जिसके जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे लूटते। एक तरफ रियो टोमोको की वजह से और ज्यादा पैसे कमाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसे उसी के पैसों से महंगे महंगे तोहफे देकर अपनी दोस्ती का भरोसा दिलाती। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से। और हैरत की बात थी कि इस खेल में खुद नाओको भी मिली हुई थी, जिसने टोमोको को उसकी तरफ करने में मदद की, क्योंकि वो रियो से प्यार करती है। लेकिन रियो को तो सिर्फ पैसों से प्यार है, और उसके प्यार में पागल नाओको भी सभी की तरह बस एक मौरा थी।
वही दूसरी ओर अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन गिन रहे काउकी को देखते हैं। सिर्फ 145 दिन बचे हैं उसके पास। वो पेशे से कॉलेज प्रोफेसर है। सूट बूट पहनकर घर पर ही वो अपनी कुछ तस्वीरें लेता है, पर गलती से पहला नाम ओजावा होने के कारण वो सारी तस्वीरें रियो के पास पहुंच गई। रियो वो तस्वीर देख पहचान जाती है कि इसे पहले भी वो देख चुकी है। आज पहली बार किसी आदमी की तस्वीर देखकर वो अलग महसूस कर रही है। उसने तय किया कि वो खुद ही काउकी को उसकी तस्वीरें दे आएगी। यहाँ दूसरी तरफ रियो के अपने दोस्तों के संग खींची तस्वीरें काउकी के पास पहुंच गई। अगले दिन तेज बारिश में रियो एक कैफे के बाहर बड़ी बेसब्री से काउकी का इंतजार कर रही है। वो काउकी की एक सबसे अच्छी तस्वीर अपने पास रख लेती है बिना उसकी जानकारी के। थोड़ी देर बाद काउकी वहाँ आया। उसने तस्वीर की अदला बदली की और वहाँ से जाने लगा। अरे वो तो काउकी से बात ही नहीं कर पाई। उसका मन उदास हो गया और तभी उसने काउकी से कहा, मैं अपना छाता लाना भूल गई हूँ, क्या मैं आपके साथ स्टेशन तक चल सकती हूँ? काउकी राजी हो गया। रियो भी जल्दी से उसके छाता के अंदर आ गई। साथ चलते चलते वो काउकी के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर काउकी ज्यादा कुछ नहीं कहता। अचानक से चलते चलते काउकी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे ऐसे नीचे पड़ा देख रियो बहुत घबरा गई और उसे अस्पताल ले आई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर रियो को बताया कि आज सारी रात काउकी को अस्पताल में ही रहना होगा और जब तक ये MRI स्कैन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। असल में काउकी ने ही डॉक्टर से रियो को उसके बारे में बताने को मना किया था, जब उसे पता चला कि वो अभी तक बाहर उसका इंतजार कर रही है। अब यहाँ रियो अपने क्लाइंट के साथ होती है। तभी उसे काउकी का फोन आया और वो फौरन क्लाइंट को छोड़कर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। ये पहली बार है कि रियो ने पैसों के आगे किसी को समझा हो। वो काउकी को देखने के लिए इतनी ही बेचैन थी कि अभी सिर्फ कुछ मिनट ही हुए थे कि वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब दोनों लॉबी में बैठे हैं, ठीक 3 साल पहले जैसे बैठे थे। काउकी बोला, तुम मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी मेरी इतनी चिंता क्यों? रियो ने कहा, मुझे पता नहीं, बस मैं परेशान थी। दोनों में थोड़ी बहुत बातें होने लगी। रियो का किसी बात पर वो मुस्कुराता है और ये देख रियो, क्या तुम अभी मुस्कुराए? ऐसा शख्स जो खुद में ही मायूस रहता है, जिसे शायद जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं, आज वो मुस्कुराया है। उसकी जिंदगी से मायूसी रियो भी महसूस कर चुकी थी। अब काउकी ने कहा, मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस काम में तो मैं माहिर हूँ, रियो बोली। अगले दिन काउकी अपनी लेक्चर क्लासेस ले रहा होता है और तभी स्टूडेंट्स के बीच में उसे रियो दिखाई दी, जिसे देख वो तो हैरान ही हो गया। क्लास खत्म होने के बाद रियो उसे जापानीज हिस्ट्री पढ़ाने की जिद करने लगी। काउकी के आनाकानी पर रियो बोली, मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे पढ़ा भी नहीं सकते। आखिर काउकी पढ़ाने को राजी हो गया। तभी ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की आई काउकी से मिलने, जिसे देख रियो एकदम से जलने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड समझकर वो गुस्से में वहां से चली गई। काउकी भी नहीं समझ पाया कि आखिर वह ऐसे क्यों चली गई। ये सारी बातें रियो ने अपने दोस्तों को भी बताई और वो रियो की हरकतों को सुनकर खूब मजा लेते हैं। लगता है उसके प्यार में पड़ गई हो। रियो तुम लगी रहो, एक दिन जरूर प्रोफेसर को पटा लोगी। इसके बाद बताए दिन पर रियो हिस्ट्री पढ़ने काउकी के पास आई। क्लास खत्म होने के बाद रियो उस दिन ऐसे गुस्से में चले जाने के लिए माफी मांगती है। मुझे आपकी गर्लफ्रेंड से भी माफी मांगनी चाहिए। और तब पता चला कि वो असल में उसकी कजन थी। रियो थोड़ी हैरान हुई और उसके बाद खूब हंसती है। इसके बाद वो रास्ते भर में काउकी का पीछा करती है। काउकी के पूछने पर कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, लोग उसे स्टॉकर समझेंगे। रियो ने बचकाना सा जवाब दिया, क्योंकि आप मेरे सामने चल रहे हैं और ऐसे क्यूट स्टॉकर को कभी देखा है। सुनकर काउकी भी मुस्कुरा बैठा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने हंसी रोक ली। अब डिनर के लिए दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे और आखिर में बातों बातों पर उसने काउकी को प्रपोज कर दिया। अचानक रियो की इस बात से हैरान काउकी ने मना करते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। रियो बोली, और 1 साल बाद तो मैं एडल्ट हो जाऊंगी और जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी और जो भी औरत आपके पास आना चाहती है उसे माफ कर दूंगी। अब इसे रियो का बचपना कहे या फिर उसका प्यार, लेकिन यह तो साफ है कि दुनिया भर के लोगों को अपने आगे पीछे घुमाने वाली रियो आज खुद काउकी का पीछा कर रही है। उसे बस उसका साथ चाहिए। चुलबुली रियो अपनी हरकतों से मानो काउकी की बेजान सी जिंदगी में जान डाल दी हो। वो जिद करती, हंसाती, बचकाना बातें करती और यहाँ तक कि स्टेशन में सबके सामने फ्लाइंग किस भी देती। असल में रियो अपने मनपसंद किसी को पाकर बेहद खुश है और कुछ भी करने को तैयार है।
वो इतना बदल गई कि जिस काम से उसने अपने दोस्तों और तोमोको को फंसाया था उसे तक छोड़ने को तैयार है। अगले दिन जब उसके सभी दोस्त अपने अगले क्लाइंट ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, रियो उदास वही कैफे में बैठी होती है और फिर उसने सबको बताया कि शायद वो प्रोफेसर से प्यार करने लगी है और अब सब कुछ छोड़ना चाहती है। ये बात उसने अपने सरफिरे आशिक यूजी के साथ साथ उसके प्यार में पागल नाओको को भी बता दी। यूजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर नाओको का भी दिल बहुत दुखता है और रोते हुए वो चली गई। रियो ने वो सारे महंगे तोहफे और क्रेडिट कार्ड्स क्लाइंट को वापस भी कर दिए और अब से बस वो बाकी पढ़ाई के साथ साथ काओकी से हिस्ट्री पढ़ा करती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। काओकी के उसकी जिंदगी में आने से न केवल उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगा। उसने काओकी को इस बात के लिए हाँ करवाया था कि अगर हिस्ट्री पेपर्स में पूरे 100 अंक वो ले आई तो उसे उसके साथ डेट करना होगा। परंतु इतनी मेहनत के बावजूद उसे 99 मिला, जिससे रियो का दिल टूट सा गया। अफसोस करती रियो ने अब अपना हिस्ट्री पेपर प्रोफेसर काओकी को दिखाई और उन्होंने पेपर देखकर उस 99 को 100 कर दिया, क्योंकि नई थ्योरी के हिसाब से उसका जवाब सही था। रियो ये देख हैरान हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब वो काओकी के साथ डेट पर जाएगी। अगले दिन वो एकदम डेट के लिए सज धज कर आई, मगर जैसा उसने सोचा था ये डेट वैसा नहीं था, क्योंकि ये डेट किसी रेस्टोरेंट या फैंसी कैफे में नहीं गुजरी, बल्कि काओकी उसे जापान के इतिहास से जुड़े उन सभी ऐतिहासिक जगह पर लेकर गया। काओकी तो इन सब जगहों को देखकर बहुत खुश है, पर शायद रियो नहीं। मगर काओकी का साथ हाथों में हाथ थामे उसे प्यार से रियो कहकर बुलाना, ये सब कुछ उसे किसी सपने सा लग रहा। अब रियो ने अपने सभी दोस्तों को म्यूजियम से खरीदे टी शर्ट्स दिए। एक वो नाको को देने के लिए भी उसके घर आई। साथ ही उसकी खबर भी लेने वो वहाँ आई है, क्योंकि कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही। दरवाजा किसी आदमी ने खोला। इसके बाद दोनों बाहर बेंच पर बैठे हैं। नाको को टी शर्ट बहुत पसंद आई और कहती है, मैं इसे हमेशा पहने रहूंगी। अब रियो के उस आदमी के बारे में पूछने पर पता चला कि वो नाको की माँ का बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ काम करती है और वो बस उनके पैसों से दारू पीता है। वो कुछ और भी बताना चाहती थी, पर कहते कहते रुक गई। अब अगले दिन रियो और काओकी दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। काओकी अपनी किताब ध्यान से पढ़ रहा है, मगर चुलबुली रियो का ध्यान किताबों में ना होकर उस पर है। उसे परेशान कर रही है। उसे उसका अटेंशन चाहिए। जब काओकी उसे अटेंशन नहीं देता, तब रियो चिल्लाते हुए बोल पड़ी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? काओकी ने तो हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी आकर उसका मुंह बंद किया और उसके मुंह पर शट अप का स्टिकर चिपका दिया। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई। कुछ समय बाद सो रही रियो के सर पर काओकी ने एक कागज का टुकड़ा फेंका और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। रियो उसके पास गई और पहली बार काओकी ने चुपके से उसके होठों को चूम लिया। रियो एकदम पागलों की तरह चिल्ला उठी, ये क्या हुआ उसके साथ? और काओकी दोबारा वो स्टिकर उसके मुंह में चिपकाकर भाग गया। रियो कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसने आज उसे किस किया। इसके बाद से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा और रोमांटिक हो गया। अगली डेट पर काओकी भी अच्छे से तैयार होकर रियो के साथ मूवी डेट पर गया। वो शाम दोनों ने साथ बहुत अच्छे से बिताई, किसी की नजर न लगे। ऐसे ही दोनों समय बिताते। एक दिन रियो की नजर उसके घर पर पड़ी उसी लकड़ी के बक्से पर गई जहाँ 14 लिखा है। रियो ने पूछा, आज तो 14 नहीं 12 तारीख है। काओकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जिंदगी के बचे 143 दिन कब रियो के साथ गुजरते हुए 14 पर आकर रुक गए। ये कोई तारीख नहीं, बल्कि जिंदगी से मौत को गले लगाने तक का सफर है और यही सच्चाई है। अब अगले दिन पढ़ाते पढ़ाते काओकी इतिहास का एक बहुत जरूरी नाम भूल जाता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि डॉक्टर की कही बात अब सच हो रही है। अब 9 दिन बचे हैं। सुबह सुबह ब्रश करती रियो को उसने कसकर गले लगा लिया, जैसे मानो वो इस पल को, इस वक्त को यही रोक दे, अपनी मौत को रोक दे। मगर उसकी रोती हुई आंखें कह रही है, ऐसा होना नामुमकिन है। काओकी ने अब अपने जरूरी काम कर लेने को सोचा और अपनी कजन कावरी से मिला। उसे अपनी एक तस्वीर देते हुए बोला, इसे मेरे अंतिम संस्कार में लगाना और बाकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। इसका मतलब उस दिन जो इतनी तस्वीरें वो ले रहा था और जो गलती से रियो को मिली, उसे वो अपने अंतिम संस्कार के लिए ले रहा था। ये सोचना ही कितना दिल चीर देने वाला है। पर कावरी चाहती है कि उसका भाई दोबारा सर्जरी करवाए, लेकिन इस बार वो किसी हाल में नहीं मानता, क्योंकि अब की बार सर्जरी के बाद या तो वो अपनी याददाश्त खो देगा या पैरालाइज्ड हो जाएगा। तिल तिल मरने से अच्छा है कि वो एक ही बार में मौत को गले लगा ले। अब किसी बात पर इतने सालों बाद भाई के चेहरे पर हंसी की वजह
रियो के बारे में उसने पूछा। क्या रियो सच्चाई जानती है? काओकी कुछ नहीं बोला। इसके बाद से उसने रियो से बात करना छोड़ दिया, उसे इग्नोर करने लगा है। रियो इसका जवाब मांगने आज उसका घर तक पीछा करती है। काओकी बिना कुछ कहे घर में घुस गया। रियो बाहर खड़ी रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे कोई परेशानी है तो बोलो, मैं खुद को पूरा बदल दूंगी तुम्हारे लिए, और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो, मुझसे बात तो करो। अंधेरे कमरे में बैठा काओकी कोई जवाब नहीं देता। उल्टा ब्रेन ट्यूमर का असर अब उसके शरीर पर दिखने लगा है और बस आज भर का दिन है उसके पास। अब यहाँ बहुत दिनों बाद अचानक नाओको स्कूल आई है। उसने देखा रियो बाकी सभी दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक बातें कर रही है। नाओको ने अपनी जैकेट के पॉकेट से एक छुरी निकाला। ये देखकर सभी घबरा गए। फिर उसी छुरी से रियो के दोस्तों पर हमला करने लगी। रियो के सामने आ जाने पर वो स्कूल की छत की ओर भागी। पीछे पीछे रियो भी आई क्योंकि रियो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। नाओको बोली, तुम बाकी तीनों के साथ कितने अच्छे से रहती हो, पर मेरे साथ नहीं रहती। तुम उनके साथ कितनी खुश हो, मगर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। माँ भी सब कुछ जानती है कि उसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ हर दिन जबरदस्ती करता है, मगर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मुझसे सहा नहीं गया और मैंने उस शैतान को मार डाला, जिसके लिए भी माँ ने मुझे ही दोषी ठहराकर मुझे छोड़कर चली गई। क्या कोई अपना कहने वाला है इस दुनिया में? मेरे जिंदा रहने का तो कोई मकसद ही नहीं। रियो, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। कभी मेरी जरूरत तो तुम्हें महसूस हुई थी, मुझे तुमने कभी तो चाहा, झूठा ही सही। रियो उसे बार बार समझाती है, उसे अपने पास बुलाती है, पर नाओको ने उसकी नहीं सुनी। उसने अपना जैकेट खोलकर उसका दिया वही पहना टी शर्ट दिखाया। देखो, मैंने इसे पहने रखा है। शुक्रिया रियो। वही लाल टी शर्ट को गले से लगाकर उसने अपनी जान दे दी। रियो एकदम से टूट गई। इस तरह से अपने एक अच्छी दोस्त को खोकर शायद ये उसी की गलती है, जिसकी वजह से उसे इस तरह अपनी दोस्त को खोना पड़ा। अब रियो ने फैसला किया कि वो सारी सच्चाई तोमोको को बता देगी कि उसने प्लान करके उसे अपने ग्रुप में घुसाया था। वो नहीं चाहती कि नाओको को लेकर किसी के दिल में कोई गलतफहमी रहे। तोमोको सारी सच्चाई जानकर दंग रह गई कि नाओको ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। वो रियो थी जिसने ये सब करवाया उससे और तोमोको का इस्तेमाल किया। तोमोको का दिल रो रहा है। जिस रियो पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसने उसे बुली होने से बचाया था, वही रियो ने उससे इतना बड़ा धोखा किया, बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठाया। रोते हुए उसने रियो को थप्पड़ मारा और अपने हाथों की बनाई उन चारों की ड्राइंग फाड़कर वहां से चली गई। खाली क्लास में रियो उसी ड्राइंग को चिपकाते हुए सोच रही है। एक एक कर सभी उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी शाम रियो काओकी से मिलने उसके घर आई, पर पूरा घर खाली पड़ा है। बस पड़ा है तो वही लकड़ी का बक्सा जिसमें लिखा है 00। आखिर क्या हुआ काओकी का? कहाँ है वो? ये सब मन में ख्याल लिए रियो अगली सुबह स्कूल जा रही होती है। तोमोको को देख वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तोमोको अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इतने में रियो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तोमोको ने घबराकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर बाद रियो को होश आया। माही और मीको उसके पास बैठे हैं और तोमोको भी वही खड़ी है। शायद उसने रियो को माफ कर दिया है। कुछ हुआ है क्या रियो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तोमोको ने पूछा। और रियो ने बता दिया कि प्रोफेसर उसे छोड़कर कहाँ चले गए हैं कि वो उसे ढूंढ तक नहीं पा रही। शायद मैंने जो तोमोको और नाओको के साथ गलत किया, उसी की सजा ऊपर वाला मुझे दे रहा है। अब सभी ने मिलकर उससे वादा किया कि वो प्रोफेसर को ढूंढ कर रहेंगे। तीनों ने प्रोफेसर की खोज शुरू कर दी। प्रोफेसर के कलीग से बात भी की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। इधर रियो उदास मन से काओकी की वही तस्वीर देख रही होती है। तभी काओकी की कजन काओरी वहां आई। उसने रियो का हालचाल पूछा और बोली, भाई ने ऐसे अचानक बिन बताए नौकरी ट्रांसफर ले लेने की वजह से तुमसे माफी मांगी है और उनके व्यस्त होने के कारण मुझे आना पड़ा। फिर उसने वही अपने भाई की तस्वीर देखी, जिसकी वजह से ही रियो काओकी से मिल पाई थी। पहली बार उसकी तस्वीर देखकर उसने कुछ अलग महसूस किया था और मिलने के बाद तो उसने अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताने का तय कर लिया था। काओरी को बुरा लगा और उसकी प्यार की गहराई को समझकर वो उसे काओकी का नया पता देते हुए बोली, जाओ और जाकर अपने प्यार को साबित करो। बाकी आगे क्या होगा तुम वही जान जाओगी। कुछ रोज बाद दोनों मिलते हैं। कोकी पहले से ज्यादा बीमार दिख रहा है। रियो ने कहा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें जो मैं कभी तुमसे कह नहीं पाई। 3 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मैंने पैसों के लिए वो सारे बुरे काम किए, बुली, जिस्म का व्यापार, ब्लैकमेल। मैंने उनका इस्तेमाल किया जो मुझसे प्यार करते थे। लेकिन फिर तुम मिले और सब कुछ बदल गया।
फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताया, जब उसने पहली बार 14 साल की उम्र में काओकी को देखा था। दरअसल 3 साल पहले उसका बलात्कार हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस दिन उसकी माँ उसका अबॉर्शन करवाने ही अस्पताल आई थी और तब मैंने सोच लिया था कि अब मैं लोगों को तकलीफ दूंगी, इससे अच्छा कि खुद को तकलीफ हो। पर उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा तुमसे ऐसा नाता जुड़ेगा और मेरी जिंदगी का तुम एक खास हिस्सा बन जाओगे। मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई, ये सोचकर कि तुम मुझसे घृणा करोगे, मुझसे नफरत करने लगोगे। मेरी जिंदगी में आकर मुझे वो सारी खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। काओकी बोला, ये सब करने के बाद क्या तुम कभी दिल से खुश रह पाई हो? जिससे तुम्हें खुशी ना मिले वो काम क्यों करना? तुम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारो, मेरे साथ रिश्ते में जुड़कर अपनी जिंदगी खराब मत करो। रियो कहने ही जा रही थी कि मैं तुमसे प्यार, उससे पहले ही काओकी बोल पड़ा, मैं यहाँ नई नौकरी में बहुत खुश हूँ, बस इतना ही मुझे कहना था। इसके बाद दोनों बस का इंतजार कर रहे हैं। आज रियो काओकी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। ना चाहते हुए भी वो बस में चढ़ी। बस चलने लगी। रियो को बहुत दर्द हो रहा है। उसने एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उस दिन की तरह काओकी रास्ते पर बेहोश होकर पड़ा है। जल्दी से बस रोककर वो दौड़ते हुए चली आ रही है काओकी की तरफ। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। नर्स ने उसका परिचय जाना चाहा तो उसका नाम ओजावा सुनकर उसने समझ लिया कि वो उसके रिश्तेदार होगी। डॉक्टर ने रियो को बुलाया और अब जाकर रियो को पता चला कि काओकी के ब्रेन में ट्यूमर है, जिसका 3 साल पहले सर्जरी हुआ था। ट्यूमर का बार बार ऑपरेशन से काओकी बच सकता है, लेकिन वो दोबारा सर्जरी नहीं करवाना चाहता। बुरे से बुरा या तो वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो बैठेगा या पैरालाइज्ड हो जाएगा, या बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। उसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। ये सुनकर रियो का दिल धक सा हो गया। पहली बार जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, उसकी जिंदगी ही नहीं बची है। अगली सुबह रियो काओकी से मिलने आई। अब उससे कुछ नहीं छुपा है। रियो बोली, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, इसलिए मुझे रिजेक्ट किया था ना तुमने। इसके बाद काओकी ने भी ये बात मान ली कि रियो की उसकी जिंदगी में आने से पहले वो बस एक 35 साल का चलता फिरता लाश था। और फिर एक दिन अचानक एक लड़की आई, चुलबुली, अल्हड़, पगली, बदमाश, जिसका दिल जितना साफ था उतनी ही खूबसूरत वो थी, जिसके प्यार में कोई भी पागल हो जाए, जिसकी वजह से मैं मरना नहीं अब जीना चाहता था। काओकी ने रियो से अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर मुझे ये बिल्कुल भी हक नहीं कि मैं खुद मौत के नजदीक पहुंचकर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूं। रियो की आंखें छलछला उठी। वो उसे सर्जरी कर लेने को कहती है, पर काओकी बोला, ये मुमकिन नहीं, मैं बस तुम्हारी यादें लेकर मर जाना चाहता हूँ। एक लड़की जिसने मेरी जिंदगी रोशनी कर दी, बस उसी चेहरे को मैं याद रखना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं उन हसीन पलों को नहीं भुलाना चाहता। रियो चिल्लाते हुए बोले, मैं तब भी चाहती हूँ कि तुम ये सर्जरी करवाओ। तुम मुझे याद रखो या ना रखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें याद रखूंगी। तुम जिंदा रहो, यही मेरे लिए मायने रखता है। तुम क्यों इतने खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो? कोकी भी उसकी बात सुन रो पड़ा। मैं भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। सर्जरी के बाद शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं, और अगर मैं पैरालाइज्ड हो गया तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा। मेरे लिए बस तुम्हारा जीना मायने रखता है। तुम बस जिंदा रहो, तुम कैसे भी हो जाओ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। काओकी ये समझता है कि रियो उससे कितना प्यार करती है, और आखिर में वो इस ऑपरेशन के लिए राजी हो गया। मगर शर्त है कि अगर ऑपरेशन के बाद खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाए तो रियो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मैं वादा करती हूँ, रियो ने कहा। रियो वही लकड़ी का बक्सा उसे देती है। काओकी ने खोलकर देखा तो 0 नंबर उल्टा करके रखा है, जो इन्फिनिटी साइन बना रहा है, मतलब काओकी हमेशा जिंदा रहे। अब 1 साल गुजर गया। रियो आज ग्रेजुएट हो चुकी है। शाम को रियो एक लाइब्रेरी के बाहर खड़ी है और बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी वहाँ काओकी आया, जो रियो को नहीं पहचानता। इसका मतलब ऑपरेशन के बाद उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो छाता लेकर वहाँ से जाने लगा। रियो ने जोर से कहा, मैं अपना छाता लाना भूल गई हूँ, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? ठीक जैसा उसने पहली बार काओकी को कहा था। वो राजी हो गया और अब दोनों साथ एक ही छाते के अंदर चल रहे हैं। पहले की ही तरह इस बार भी रियो ने अपना छाता छुपा दिया था। स्टेशन पर छोड़ने के बाद काओकी ने उससे अलविदा लिया और वहां से जाने लगा। रियो उसके साथ बिताए अपने पुराने सभी यादों को याद कर रही है। कैसे वो ये यादें काओकी को याद दिला पाएगी, ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और ठीक तभी वहां दोबारा काओकी चला आया, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। उसकी आंखें उसे बहुत कुछ कहना चाहती है, उससे बहुत कुछ सुनना चाहती है,
और इस बार काओकी के कुछ पूछने से पहले ही उसने उसे कसकर गले लगा लिया और काओकी कहकर खूब रोने लगी। शायद काओकी को ऐसा लगा हो कि वो पहले भी रियो से मिला है और यही रियो के लिए बहुत बड़ी चीज थी। शायद ये उनकी लव स्टोरी की एक नई शुरुआत हो। इसी खूबसूरत पलों के साथ ये कहानी भी मैं यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मैं भी चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय दोस्तों।